हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस जोन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आप यहां पर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, वेल्डर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और साथ ही आप यहां पर ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहां पर आपको टेलीग्राम की लिंक दी गई है। टेलीग्राम लिंक को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप सीधे हमारी टेलीग्राम ग्रुप में एंटर हो जाएंगे और वहां पर आपको काफ़ी सारी पीडीएफ और काफ़ी सारे ऑनलाइन एग्जाम की लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगी। हम यहाँ पर आपको एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर की डेमो टेस्ट 2 को आज सॉल्व करवाने वाले हैं। एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर जिसका एग्ज़ाम डेट व्यापम ने जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन अभी ऑफिशियली आया नहीं है, नोटिफिकेशन भी जल्दी आने वाला है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कर देंगे। और तो नोटिफिकेशन आने के लिए आप लोग वेट ना करें, आप लोग सिर्फ तैयारी करना शुरुआत कर दें, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हो सकता है कि एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी हो जाए, इसलिए आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी पहले से है तो आप निश्चित ही आप टेक्निकल ऑफिसर का जो पेपर है, ट्रेनिंग ऑफिसर का जो पेपर है, उसको आप क्लियर कर लेंगे। और जो लोग इस भरोसे पे बैठे हैं कि अभी तो वैकेंसी आ ही नहीं रही है तो हम अभी से तैयारी क्यों करें, तो हो सकता है कि वैकेंसी आने के बाद वो लोग तैयारी चालू करें और तब तक फिर वो लोग तैयारी अच्छे से ना कर पाएँ और वैकेंसी में वो लोग सेलेक्ट ना हो पाए। इसलिए आपको तैयारी ऑलवेज पहले से रखनी पड़ती है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमने अभी जस्ट ही एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर और ऑलवेज जितने भी ट्रेनिंग टेक्निकल कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन की पीडीएफ 1000 पीडीएफ हमने तैयार की है, जिसके लिए जिसको आपको अगर वाई करना चाहते हैं तो वाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहाँ पे 1000 सीरीज के बारे में जो भी आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं वहाँ से आप उनको फॉलो करके आप वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसका रेट ही बहुत ही कम रखा गया है और 15 जून तक इसका जो रेट है उस पर 50% ऑफ रखा गया है। चलिए हम शुरुआत करते हैं एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर डेमो टेस्ट 2 का सॉल्यूशंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कैपेसिटर लेथ पर फिंगर स्टॉपों की पोजीशन होती है। फिंगर स्टॉप्स आर पोजीशन ऑन द कैपेसिटर लेथ। ऑप्शंस है त्रिज्यीय, अक्षीय रूप से, स्पर्श रेखीय या फिर वर्गाकार। कैपेसिटर लेथ की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले जो कैपेसिटर लेथ होती है, तो आपकी जो मास प्रोडक्शन लेथ होती है, मास प्रोडक्शन लेथ में 2 लेथ मशीन का सबसे ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। एक होती है आपकी कैपेसिटर लेथ होती है और दूसरी आपकी होती है टर्रेट लेथ होती है। तो कैपेसिटर लेथ को हम लोग रैम टाइप लेथ बोलते हैं और टर्रेट लेथ को हम लोग कौन सी लेथ बोलते हैं, सैडल टाइप लेथ बोलते हैं। ये सैडल टाइप लेथ होती है। तो इन पे जो फिंगर स्टॉप की पोजीशन है ये मुख्य रूप से आपकी कौन सी रखी जाती है, ये मुख्य रूप से रखी जाती है रेडियली रखी जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को क्लियर कर लेते हैं फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, चलिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई। तो यहाँ से हमारा जो आंसर निकल कर आ जाता है, हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाता है, रेडियली रूप से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा गया है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, विच इज द मेजर ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ऑप्शन है हेमेटाइट, बॉक्साइट, गैलेना या फिर पायराइट। तो यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम के अयस्क के बारे में आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा हेमेटाइट है वो हमारा किसका अयस्क होता है, आयरन का अयस्क होता है। जो गैलेना होता है वो किसका होता है, लेड का अयस्क होता है। पायराइट किसका अयस्क होता है, पायराइट होता है आपका कॉपर का अयस्क होता है। बचा क्या आपके पास, बचा है आपके पास ओनली बॉक्साइट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लगभग हर एग्जाम में आपको एल्यूमिनियम से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है, जिसमें से सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन उसके अयस्क से पूछा जाता है और दूसरा क्वेश्चन रहता है उसके गलनांक से। तो एल्यूमिनियम का गलनांक कितना होता है, एल्यूमिनियम का गलनांक होता है 648 डिग्री सेंटीग्रेड, या कई बार एग्जाम में एल्यूमिनियम का गलनांक 660 डिग्री सेंटीग्रेड भी पूछा जाता है। तो मैक्सिमम आपके जो भी आंसर आते हैं 660, 659 या फिर 648 डिग्री सेंटीग्रेड के पास में आते हैं। एल्यूमिनियम के और भी अयस्क के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं सीधे एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर डेमो 2 का जो हमने कंप्लीट बनाया हुआ है, जहां पे डिस्क्रिप्शन के साथ आपको आंसर दिए हुए हैं, उसकी एक पीडीएफ तैयार की है। तो उस पर लेके चलते हैं, इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप से होता है और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कैपेसिटर लेथ पर भी आंसर दिया हुआ है। एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो बॉक्साइट आता है आपके सामने। यहाँ पे बॉक्साइट दिया हुआ है। बॉक्साइट को हम लोग जो रासायनिक सूत्र होता है वो Al2O3 2H2O और Na3AlF6 ये क्रायोलाइट का होता है। इस तरह से मैंने कॉपर का भी यहाँ पे बता के रखा हुआ है, तो आपको वीडियो को सिर्फ क्या करना है, पॉज करना है
और सारे जितने भी आपकी ये एल्यूमिनियम और कॉपर के नोटेड हैं उनको आपको नोट करके रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है आपसे, चीजल किस धातु की बनी होती है? व्हाट मेटल इज चीजल मेड ऑफ? ऑप्शंस हैं कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील या फिर क्रोम स्टील। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये डाउट है कि सर जो चीजल होती है वो हाई कार्बन स्टील की भी बनी होती है और क्रोम स्टील की भी बनी होती है। तो हम लोग सबसे बेस्ट आंसर, अगर ये दोनों आते हैं तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट आंसर कौन सा लगाना चाहिए? तो सबसे बेस्ट आंसर होता है आपका हाई कार्बन स्टील। चीजल जो होती है मुख्य रूप से हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। अब DMR अगर मैं DMR से अगर मैं लास्ट ईयर की बात करता हूँ तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चीजल होती है, चीजल के लिए जो कार्बन कंटेंट होता है वो कितना रखा जाता है? तो चीजल के लिए कार्बन कंटेंट 0.9% से 1.1% के आसपास चीजल का कार्बन कंटेंट रखा जाता है। चीजल के शेप की बात की गई कि चीजल का जो क्रॉस सेक्शन होता है, चीजल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? तो चीजल के क्रॉस सेक्शन में आपको निमी में दो क्रॉस सेक्शन दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है आपका हेक्सागन क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है और एक आपका ऑक्टागन का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको कौन सा लगाना है? तो हमेशा जो चीजल का क्रॉस सेक्शन होता है वो कौन सा क्रॉस सेक्शन लगाना है? आपको ऑक्टागोनल ही क्रॉस सेक्शन आपको प्रोवाइड करवाना है। चलिए, चीजल का मुख्य प्रयोग किस लिए किया गया जाता है? धातु को रफली रूप से चीपिंग करने के लिए चीजल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हमको धातु को काफ़ी अधिक मात्रा में काट कर निकालना होता है तो फिर हम लोग चीजल का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 10 mm पिच वाली स्क्वायर थ्रेड काटने के लिए प्रयोग किए जाने वाले टूल की चौड़ाई होती है। द टूल यूज टू कट अ स्क्वायर थ्रेड ऑफ 10 mm पिच इज द विड्थ ऑफ 10 mm, 7.5 mm, 5 mm या फिर 2.5 mm। चलिए मैं इसके कुछ सॉल्यूशन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो देखिए होता क्या है कि जो हमारा स्क्वायर थ्रेड होती है, स्क्वायर थ्रेड के जितने भी एलिमेंट होते हैं, जैसे कि स्क्वायर थ्रेड की चौड़ाई, डेप्थ, क्रेस्ट या रूट, इन सब का जो मान होता है 0.5 पिच के बराबर होता है। 0.5 इंटू पिच के बराबर होता है, यानी कि जितनी इसकी पिच होती है उस पिच के आधे भाग के बराबर इसकी क्रेस्ट की चौड़ाई भी होती है, रूट की चौड़ाई भी होती है, स्क्वायर थ्रेड की चौड़ाई होती है या फिर डेप्थ भी होती है। तो ये हमारे कुछ इस तरह से स्क्वायर थ्रेड बनती है। तो आप देखेंगे कि जब हम लोग कोई भी टूल को माध्यम से जब हम लोग स्क्वायर थ्रेड काटेंगे तो स्क्वायर थ्रेड का जो टूल होगा उसकी चौड़ाई कितनी होगी? इसके या तो रूट के बराबर होगी या तो इसके क्रेस्ट के बराबर होगी। अब चूंकि इसका क्रेस्ट या रूट कितना होता है? 0.5 पिच होता है। ये 0.5 पिच होता है क्यों? क्योंकि इसकी जो पिच होती है, पिच किसी क्रेस्ट के एक बिंदु से संगत दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। किसी दिन मैं स्क्रू थ्रेड पर एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको जितने भी थ्रेड है उन सबके बारे में आपको जानकारी हो जाए। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग टूल की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू पिच हो जाएगा। 0.5 में अगर हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 5 mm। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर थ्रेड होती है, स्क्वायर थ्रेड के लिए जो टूल की चौड़ाई होती है उसके पिच का आधे से थोड़ा कम होती है। यहाँ पे आंसर सिर्फ आधा दिया हुआ है, यानी कि 5 mm दिया हो, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 5 mm आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्मॉल होल गेज और टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा मापी गई लंबाई व व्यास को किसके द्वारा चेक किया जाता है? ऑप्शंस हैं डेप्थ माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, इनसाइड माइक्रोमीटर या फिर आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे स्मॉल होल गेज और टेलीस्कोपिक गेज क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। चलते हैं थोड़ी सी डिटेल की तरफ। तो यहाँ पे मैंने आपको स्मॉल होल गेज और टेलीस्कोपिक गेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखी है। यही जानकारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ यही जानकारी ही आपके एग्जाम में आती है, इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतनी जानकारी ही काफ़ी है आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों के लिए। तो स्मॉल होल गेज का दूसरा नाम मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि स्मॉल होल गेज का दूसरा नाम क्या होता है? हेमी स्फेरिकल गेज होता है और इसका प्रयोग किसी होल के व्यास या फिर स्लॉट की चौड़ाई को अप्रत्यक्ष रूप से मापने में किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से तात्पर्य होता है कि ये किसी स्लॉट या किसी होल में अंदर प्रवेश कर जाता है और ये डायरेक्टली रूप से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी होल या स्लॉट की चौड़ाई को डायरेक्ट रूप से पढ़ नहीं सकते, रीड नहीं कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, किसी भी स्लॉट की चौड़ाई या होल के व्यास को मापता है। और इसके द्वारा जो सबसे इंपॉर्टेंट आंसर इसका वो है, इसके द्वारा 3.2 mm से 12.7 mm तक का साइज को क्या किया जाता है? मापा जाता है।
अब 3.2 mm से 12.7 mm तक का साइज यदि स्मॉल होल गेज माप लेता है तो फिर आपको टेलीस्कोपिक गेज की तरफ चलना पड़ता है। अब हमारा टेलीस्कोपिक गेज क्या होता है? टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग भी किसी होल या व्यास की स्लॉट की चौड़ाई को अप्रत्यक्ष रूप से मापने के लिए किया जाता है और इसके द्वारा कितना mm 12.7 से 152.4 mm तक का साइज क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो आपकी दो साइज, एक वाला ये वाला साइज आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक आपका ये साइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक आखिरी लाइन मैंने आपके लिए लिखी हुई है कि स्मॉल होल गेज और टेलीस्कोपिक गेज द्वारा मापी गई आउटसाइड माप को आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा क्या करते हैं, मापते हैं। यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा ही टेलीस्कोपिक गेज और स्मॉल होल गेज का साइज को चेक किया जाता है, जो कि किसी होल के व्यास या फिर किसी स्लॉट की चौड़ाई को दर्शाया जाता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल होल गेज और टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा मापी गई लंबाई व व्यास को आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है स्पैनर पर अधिक टर्निंग प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम नहीं होता है? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा परिणाम नहीं होता है। कौन सा परिणाम नहीं होता है ये देखना है अपन को। तो चलिए सबसे पहले स्पैनर में अत्यधिक टर्निंग प्रभाव के कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो देखिए, यदि हम लोग किसी भी स्पैनर को अगर हम लोग बहुत ही अधिक मात्रा में क्या करेंगे, टाइट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा टर्निंग प्रभाव करेंगे या फिर बहुत ही ज़्यादा फोर्स से टाइट करेंगे, तो देखेंगे हम लोग कि स्पैनर के जॉस पर तनाव भी आ जाएगा। स्पैनर जॉक में तनाव क्यों आ जाएगा? क्योंकि हम लोग उसको काफ़ी ज़्यादा टेंसाइल फोर्स से टाइट कर रहे हैं। बेल्ट की शेयरिंग हो सकती है। बोल्ट की शेयरिंग का मतलब होता है कि जो बोल्ट होते हैं, बोल्ट टूटने का सबसे मुख्य कारण होता है शियर फोर्स। तो बोल्ट शियर फोर्स या टॉर्सन फोर्स के अंतर्गत क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और स्पैनर स्लिप कर सकते हैं। यदि हम लोग स्पैनर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग क्या करते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तनाव लगाते हैं, तो आपका जो स्पैनर है वो स्लिप कर सकता है, दुर्घटना हो सकती है। यानी कि हमारे ये तीन तो क्या हो गए, परिणाम हो गए। जो परिणाम नहीं होता है वो कौन सा परिणाम है, बोल्ट। तो बोल्ट सही टाइट नहीं हो पाता। यदि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टर्निंग प्रभाव डालेंगे तो आपका ये परिणाम नहीं होगा कि बोल्ट सही तरीके से टाइट नहीं हो पाए। चलिए, तो यहाँ से हमारा आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो क्या आंसर निकल कर आ जाएगा, बोल्ट सही टाइट नहीं हो पाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, बलय प्रमापी की बात की जा रही है। यहाँ पे बलय प्रमापी का प्रयोग इनमें से क्या मापने के लिए किया जाता है? बलय प्रमापी को हम लोग रिंग गेज बोलते हैं। तो रिंग गेज का जो मुख्य प्रयोजन है वो किस लिए किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, बाह्य व्यास किंतु गोलाई नहीं। तो देखिए, जो आपका रिंग गेज होता है वो बाह्य व्यास को तो मापता है लेकिन गोलाई को भी मापता है, क्योंकि किसी साफ्ट, मुख्य रूप से किसी साफ्ट के बाहरी साइज को चेक करने के लिए रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। अब कोई भी साफ्ट आपकी राउंड फॉर्म में ही होती है, तो अब दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, गोलाई किंतु व्यास नहीं। तो ये गोलाई तो माप सकता है लेकिन व्यास नहीं, तो ये भी आंसर क्या हो जाता है हमारा, गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है बाह्य गुलास और गोलाई, बाह्य व्यास और गोलाई दोनों। यानी कि जो हमारा रिंग गेज होता है वो हमारा बाहरी व्यास भी मापता है और इसकी गोलाई को भी क्या कर लेता है, माप कर लेता है। तो ये होता है हमारा रिंग गेज। रिंग गेज से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको आपके सामने रिंग गेज की एक लाइन लिखी हुई है। इस लाइन के लिए आपको वीडियो को पॉज करना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका जस्ट उल्टा आपके प्लग गेज में होता है, इसलिए आपको प्लग गेज किसी दिन मैं क्वेश्चन देके आपको प्लग गेज के बारे में भी आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे रिंग गेज होते हैं और जो हमारे प्लग गेज होते हैं, इन दोनों में गो साइज और नो गो साइज की लिमिट रखी जाती है। गो साइज जो होता है किसी साफ्ट के केस में जाना चाहिए और किसी साफ्ट या किसी होल के जो भी लक्षण है उस लक्षण में जाना चाहिए, और जो नो गो साइज होता है वो किसी भी साफ्ट या होल के लक्षण में नहीं जाना चाहिए। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है इसका मतलब ये है कि हमारा जो पार्ट है वो क्या है, पार्ट हमारा ओके है। तो अब देखते हैं यहाँ पे बात लिखी हुई है कि मुख्य रिंग गेज का मुख्य प्रयोग साफ्ट के साइज को चेक करने के लिए किया जाता है और रिंग गेज का गो एंड साफ्ट के अपर लिमिट साइज के बराबर तथा नो गो एंड साफ्ट के लोअर लिमिट साइज के बराबर रखा जाता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है और ये एग्जाम में मैक्सिमम टाइम में पूछी जाती है। ये कैसे संभव है, तो मैं इसके लिए आपको गेज पर जिस दिन वीडियो बनाऊंगा उस दिन आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे छोटे साइज के इनसाइड माइक्रोमीटर को स्लीव पर किस रेंज में ग्रेजुएशन बनी होती है? इन विच रेंज ग्रेजुएशन इज मेड ऑफ स्लीव द इनसाइड माइक्रोमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट साइज। तो स्मॉलेस्ट साइज का जो आपका इनसाइड माइक्रोमीटर होता है, तो मैंने आपको पहले भी कई बार क्लियर किया हुआ है फ्रेंड्स कि जो हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर होता है उसमें हमेशा आपको सिर्फ लार्ज इनसाइड माइक्रोमीटर की ही बात की जाती है। यदि स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर दिया होता है तो वो आपको ऑप्शन में अलग से स्पेशली रूप से दिया होता है। तो कभी भी आपको लार्ज इनसाइड माइक्रोमीटर क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है,
क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ होता है इनसाइड माइक्रोमीटर और आपको क्या मान के चलना होता है कि ये आपका लार्ज इनसाइड माइक्रोमीटर है। लार्ज इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो देखिए इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी पुटअप की गई है। जानकारी पे आप देखेंगे कि इनसाइड माइक्रोमीटर का मुख्य प्रयोग 0.01 एक्चुअली थोड़ा सा मिस हो गया है आपका 0.01 mm की परिशुद्धता में आंतरिक माप को मापने के लिए किया जाता है। यह 25 mm से कम के साइज को नहीं मापता है। क्यों नहीं मापता है? क्योंकि पूर्णतः बंद की स्थिति में आपका जो इनसाइड माइक्रोमीटर होता है वो आपका कितना होता है? वो आपका होता है 25 mm। अब बात की जाती है कि सबसे छोटे साइज के जो इनसाइड माइक्रोमीटर होता है उसकी स्लीव पर कितने mm के ग्रेजुएशन बने होते हैं? तो 13 mm के ग्रेजुएशन बने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे छोटे इनसाइड माइक्रोमीटर की जो स्लीव होती है उसमें 13 mm के ग्रेजुएशन बने होते हैं और उस पर एक 12 mm का स्पेसिंग कॉलर लगाया जाता है जिस पर हम लोग अतिरिक्त मापन के लिए एक्सटेंशन रॉड को क्या कर सकें? जोड़ सकें। यहाँ पे मैंने आपके लिए इनसाइड माइक्रोमीटर का भी एक फिगर आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। ये हमारे सामने एक इनसाइड माइक्रोमीटर का फिगर दिखाया गया है। इनसाइड माइक्रोमीटर में आप देखेंगे तो ये जो आप देख रहे वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से पे हम लोग एक स्पेसिंग कॉलर लगाते हैं जो कि कितने mm का होता है? 12 mm का स्पेसिंग कॉलर होता है। और ये जो हमारे देख रहे हैं, ये जो स्लीव आप देख रहे हैं, स्लीव पे ग्रेजुएशन कितने mm तक के होते हैं? 13 mm के ग्रेजुएशन अंकित होते हैं। और एक विशेष बात यह है कि हमारा जो इनसाइड माइक्रोमीटर होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर में किसी भी प्रकार से रैचेट स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनसाइड माइक्रोमीटर में 2 एनवेल होते हैं, एक एनवेल आपका ये है, दूसरा एनवेल आपका ये है। यानी कि इनसाइड माइक्रोमीटर में आपके 2 मेजरिंग फेस होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इनसाइड माइक्रोमीटर को पकड़ने के लिए यहाँ पे एक हैंडल लगाया जाता है जो कि किसी होल की अक्ष के समानांतर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकल कर आ जाता है, सबसे छोटे साइज के इनसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर 13 mm के ग्रेजुएशन बने होते हैं और 12 mm का क्या होता है? स्पेसिंग कॉलर होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, मोर्स टेपर पर कोण खालिस्तान लगभग प्राप्त होता है। द एंगल एट द मोर्स टेपर एंगल खालिस्तान अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन है 2 डिग्री 55 मिनट, 3 डिग्री 55 मिनट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारे मोर्स टेपर जो होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मोर्स टेपर होता है, मोर्स टेपर का इंक्लूडेड एंगल होता है 3 डिग्री और इसका हाफ एंगल होता है 1 डिग्री 29 मिनट। इसका हाफ एंगल कितना होता है? 1 डिग्री 29 मिनट इसका हाफ एंगल होता है मोर्स टेपर का। दूसरी बात है कि मोर्स टेपर का जो टेपर रेशियो होता है, टेपर रेशियो कितना होता है? 1:20 होता है जनरली रूप से। इसको शार्पली रूप से मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। और मोर्स टेपर की संख्या कितनी होती है? मोर्स टेपर की संख्या होती है MT0 से MT7 तक मोर्स टेपर की संख्या होती है। टोटल कितने मोर्स टेपर हो जाते हैं आपके? 0 1 2 3 4 5 6 7। टोटल मोर्स टेपर की संख्या कितनी है आपकी? 8 है। इसके साथ ही जो आपके ड्रिल होते हैं, आपके रीमर होते हैं, आपके टेप होते हैं, उसमें मोर्स टेपर MT1 से MT5 तक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूप से लिखा जाता है और ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कार्य अध्ययन का बुनियादी औजार है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी क्या होती है? जब हम लोग कारखाने में कोई भी काम को करते हैं, तो कोई भी काम, जैसे कि एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग करने के लिए आप देखते होंगे जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग करने के लिए आप सबसे पहले क्या क्या करते हैं? ड्रिलिंग करने के लिए आपको ड्रिल को जो होता है, ड्रिल को आपको मशीन स्पिंडल में फंसाना पड़ता है। स्पिंडल में लगाने के पश्चात आपको मोटर ऑन करनी पड़ती है और उसके पश्चात और भी आपको जैसे जॉब को जमाना पड़ता है, जॉब को सेट करना पड़ता है, पंचिंग करना पड़ता है। तो काफ़ी समय जो लगता है, उसके लिए हम लोग स्टॉप वॉच को क्या करते हैं? रेडी करके रखते हैं। यानी कि प्रत्येक जो हमारा टाइम है, प्रत्येक ऑपरेशन में लगने वाले टाइम को हम लोग किस पे नोट करते हैं? स्टॉप वॉच पे नोट करते हैं और उसके पश्चात जाके कार्य का जो ऑपरेशन टाइम होता है, ऑपरेशन टाइम की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां। यदि RF का मान 1/60,000 है तथा ड्राइंग पर दिखाई गई दूरी 7.5 किलोमीटर है, तो ड्राइंग पर रेखा की लंबाई क्या होगी? तो इसके लिए आपको रिप्रेजेंटेटिव जो फैक्टर होता है उसको निकालने के लिए कुछ फार्मूले आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। तो मैं आपको किसी ने ड्राइंग का जो विषय शुरुआत करूंगा तो उस ड्राइंग के सब्जेक्ट में आपको इसका सारी चीज़ें क्लियर करा देता हूँ। फिलहाल इसके आंसर के चलते हैं। आंसर हो जाएगा 12.5। यहाँ से क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से? 12.5 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा खालिस्तान मापी जाती है। टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा मापी जाने वाली माप के लिए मैंने आपको जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्लियर किया हुआ है। ऑप्शन से जैसे आपकी दी हुई है 3.2 से 12.7। तो ये वाला कौन मेजर करता है? ये वाला मेजर करता है स्मॉल होल गेज। ये स्मॉल होल गेज को मेजर करता है।
12.5 से 154.2 ये किसी प्रकार की माप नहीं होती है। 12.7 mm से 152.4 mm तक कौन मापता है? ये टेलीस्कोपिक गेज मापता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया है आपका एक लुब्रिकेशन से। तो ग्रीस गन द्वारा लुब्रिकेशन करना निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स बिलोंग्स टू लुब्रिकेशन बाय ग्रीस गन? ऑप्शन है ग्रेविटी फीड मेथड, फोर्स फीड मेथड, स्प्लैश लुब्रिकेशन मेथड या फिर नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ से मैं आपको सिर्फ ग्रीस गन के बारे में नहीं बात करूंगा, यहाँ पे मैं जितने भी लुब्रिकेशन होते हैं, लुब्रिकेशन की जितनी भी विधियाँ होती हैं, उन सारी विधियों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हमने आपको लुब्रिकेशन की एक परिभाषा या लुब्रिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। लुब्रिकेशन एक्चुअली में होता है क्या है? मशीनों के जो चलने वाले पार्ट्स होते हैं उन पे फ्रिक्शन होता है। आप जानते हैं कि जब भी कोई मशीनी पार्ट आपस में मूव करता है तो उनके बीच में फ्रिक्शन जरूर होगा। फ्रिक्शन यदि होता है तो पार्ट घिसते हैं, पार्ट घिसते हैं तो पार्ट जो होते हैं स्मूथली रूप से नहीं चलते हैं। तो फिर हम लोग एक प्रोसेस होती है लुब्रिकेशन, यानी कि जो ऑयल होते हैं, ग्रीस होते हैं या और भी तत्व होते हैं जैसे कि ग्रेफाइट होते हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं मशीनी पार्टों में जो चलने वाले पार्ट होते हैं, चलने वाले पार्ट यानी कि मूविंग पार्ट, मूविंग पार्ट में फ्रिक्शन को कम करने तथा मशीनी पार्ट की लय बढ़ाने और पार्ट को स्मूथ चलाने के लिए लुब्रिकेशन किया जाता है। अब लुब्रिकेशन की आपकी 3 मेथड होती हैं। 3 मेथड में से आपकी कौन कौन सी मेथड होती है? एक होती है बाय ग्रेविटी फीड, एक होती है बाय फोर्स फीड और एक होती है आपकी बाय स्प्लैश मेथड। तो जो ग्रेविटी फीड होती है, ग्रेविटी फीड एक्चुअली में क्या है? ग्रेविटी फीड के लिए मैं आपको सीधा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके घरों में पानी की टंकी होती है, पानी की टंकी को हम लोग सबसे ऊपर रखते हैं और जहाँ जहाँ हमको पाइपलाइन चाहिए होती है वहाँ वहाँ पाइप लेकर जाते हैं और बिना किसी अतिरिक्त सहायता के हम लोग सीधे नल के टैप को खोलते हैं और पानी को प्राप्त कर लेते हैं। वो कैसे संभव होता है? क्योंकि जो हमारी टंकी होती है, टंकी में जो पानी भरा हुआ होता है वो ऊपर की ओर रखा हुआ होता है और ग्रेविटी फीड के कारण वो क्या होता है? नीचे की ओर आता है। तो देखेंगे ग्रेविटी फीड में हमारा जो ऑयल कप होता है, जैसे कि जो हमारी सिलाई मशीन होती है, सिलाई मशीन में छोटे छोटे ऑयल कप होते हैं जहां पर हम लोग ऑयल को भर के रख देते हैं दिन में प्रतिदिन एक बार। वहां से ऑयल धीरे धीरे करके मशीनी पार्टों में क्या होता रहता है? जाता रहता है। हमको किसी अतिरिक्त माध्यम की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती है। साइड फीड लुब्रिकेटर की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रकार से, जैसे आपकी लालटेन होती है, लालटेन में जैसे आप लोग देखा होगा लालटेन में कि जो आपका लालटेन में जो मिट्टी तेल है या जो आपका केरोसिन है वो ऊपर आता है, किस माध्यम से आता है? केशिकत्व की प्रोसेस के कारण आता है। तो इस तरह से आपकी बत्ती को जो होती है, आपकी बिक मतलब जो बत्ती होती है वो आपको नीचे की ओर लटका दिया जाता है, यानी कि जो गियर में डाल दिया जाता है, वहाँ पे लगातार आपका क्या होता रहता है? लुब्रिकेशन होता रहता है। इसी प्रकार से ड्रिप फीड लुब्रिकेटर होता है, ल्यूबेंस ग्लास बॉटल लुब्रिकेटर और बिग फीड लुब्रिकेटर। तो ये 5 आपके बाय ग्रेविटी फीड में आते हैं। अब हम बाय फोर्स मेथड का प्रयोग करते हैं। बाय फोर्स मेथड में आपकी ग्रीस कप आता है, ग्रीस गन आता है, हैंड पंप मेथड आती है और ऑयल कैन। ऑयल कैन के बारे में आप सभी जानते होंगे। लेथ मशीन में जो गाइड वे होते हैं, लेथ मशीन के गाइड वे में लुब्रिकेशन करने के लिए हम लोग ऑयल कैन का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। और स्प्लैश मेथड में कौन कौन से आते हैं? स्प्लैश मेथड में आते हैं रिंग ऑयलिंग और डायनामिक मेथड आती है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या क्लियर हो जाता है? जो ग्रीस गन द्वारा लुब्रिकेशन होता है वो फोर्स मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? फोर्स फीड मेथड होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैंड वाइस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नट प्रयोग किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो आपकी हैंड वाइस होती है, हैंड वाइस के लिए बिंग नट का प्रयोग करते हैं, हेक्साब्लेड में भी बिंग नट का प्रयोग करते हैं। बिंग नट को फ्लाई नट भी बोला जाता है। बिंग नट का दूसरा नाम क्या है? फ्लाई नट भी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसी भी यंत्र की वह योग्यता होती है जो उस यंत्र में प्रेरक के छोटे बदलाव की प्रतिक्रिया देती है। आनी मशीन हैज द एबिलिटी रिस्पॉन्ड टू द स्मॉल चेंज ऑफ द सेंसर इज दैट मशीन। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए रिजोल्यूशन, प्रेसिजन, डिस्क्रिमिनेशन या फिर सेंसिटिविटी। तो किसी भी यंत्र की वह योग्यता जो यंत्र में प्रेरक के छोटे बदलाव की प्रतिक्रिया दे, वह आपका क्या कहलाता है? भेद कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जीरो CNC मशीन, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में जीरो ऑफसेट की माप लेते समय मशीन होनी चाहिए। तो जब आप लोग CNC मशीन में जीरो ऑफसेट लेते हैं तो वहाँ पे एक जॉग मोड होता है। ये जॉग मोड को समझाने के लिए आपको CNC मशीन पे ही जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे CNC मशीन में जीरो ऑफसेट की माप लेने के लिए जॉग मोड का सिस्टम का प्रयोग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, बेवल गेज द्वारा सबसे न्यूनतम माप मापी जाती है। व्हाट इज द लोएस्ट मेजर्ड बाय द बेवल गेज? ऑप्शन है 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 डिग्री या फिर नॉन। तो जो बेवल गेज होता है, बेवल गेज आपका एक प्रकार से
इनडायरेक्ट एंगल मेजरमेंट टूल होता है जिसके द्वारा ली गई माप को बेवल प्रोटेक्टर से चेक करते हैं, और ये 1 डिग्री की परिशुद्धता में किसी भी जॉब को क्या करता है, किसी भी जॉब के एंगल को मेजर कर सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है हेमेटाइट, बॉक्साइट, गैलेना या फिर पायराइट। तो एल्यूमिनियम के अयस्कों के बारे में मैंने आपको पूर्ववत जानकारी दी हुई है, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा बॉक्साइट। क्वेश्चन है हमारा अगला, एक औजार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। किसी इंस्ट्रूमेंट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वह होगी जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग किसी भी कंपोनेंट को बार बार मापें और प्रत्येक बार उसका आंसर जो है वो सिर्फ एक ही आए, यानी कि आंसर में क्या आना चाहिए, बारंबारता यदि आती है तो बारंबारता ही किसी औजार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टर्रेट लेथ के निम्नलिखित में से किस टूल होल्डर का प्रयोग बोल्ट, पिन, रॉड इत्यादि की स्तरों की फिनिशिंग करते समय किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल होल्डर्स ऑफ टर्रेट लेथ आर यूज्ड व्हाइल फिनिशिंग द एंड्स ऑफ बोल्ट, पिन्स एंड रॉड्स एक्सेट्रा। तो जो हमारी टर्रेट लेथ मशीन होती है, टर्रेट लेथ मशीन में बार एंडिंग टूल होल्डर जो होता है, बार एंडिंग टूल होल्डर, बार फीड जो होती है, बार फीड के माध्यम से या फिर बार एंडिंग टूल होल्डर के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल्ट, पिन, रॉड इत्यादि को क्या कर सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है चाबी से। तो जो हमारी सैडल की होती है, सैडल की को फिट करने के लिए ऑप्शंस आपके दिए गए हैं कि साफ्ट पर कोई चाबी घाट नहीं काटा जाता, साफ्ट पर लंबा चाबी घाट काटा जाता है, साफ्ट को स्क्रू के द्वारा फिट किया जाता है और साफ्ट के नीचे वाला भाग गोलाई में बनाया जाता है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाता है, साफ्ट पर कोई चाबी घाट नहीं काटा जाता है। हम चलते हैं इसके, यहाँ पर हमने की के बारे में कुछ विशेष बातें आपको बताई हुई है, देखेंगे आप। की जो होता है, मशीनों में पावर ट्रांसफर करते समय साफ्ट और हब के बीच सापेक्षिक मोशन मतलब रिलेटिव मोशन जो होता है, रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से शेयर लोड के अंतर्गत आता है और की मुख्य रूप से आपकी 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी शंक की और दूसरी होती है आपकी शैडल की। शंक की इन्हें फिट करने के लिए शाफ्ट और हब दोनों में कीवे काटा जाता है और ये भारी लोड को ट्रांसफर करने में प्रयोग की जाती हैं। जबकि जो सैडल की होती है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इन्हें फिट करने के लिए शाफ्ट में कोई कीवे नहीं काटा जाता है बल्कि हब में कीवे काटा जाता है, या फिर चाबी की प्रोफाइल के हिसाब से हम लोग हब को क्या कर देते हैं, डिजाइन कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर जो निकल कर आ जाता है वो क्या निकल कर आ जाएगा, शाफ्ट पर कोई चाबी घाट नहीं काटा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्लिप गेज की सतह पर उपस्थित तेल की परत की मोटाई करीब करीब होती है, द थिकनेस ऑफ द ऑयल लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द स्लिप गेज इज रफली। तो जो स्लिप गेज होते हैं हमारे, स्लिप गेज काफ़ी ज़्यादा प्रिसीजन टूल होते हैं। स्लिप गेज में हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक स्लिप गेज को उपयोग के पश्चात कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्या कर देते हैं, धो देते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड से धोने के पश्चात साफ करने के लिए चैमोइस लेदर होता है, यानी कि जो आपकी लोमड़ी जो आपका हिरण होता है, हिरण की जो चमड़ा होता है, हिरण के चमड़े को या सांभर के चमड़े को हम लोग क्या करते हैं, लेकर पहुँचते हैं किसको, स्लिप गेज को। और इसके पश्चात एक पेट्रोलियम जेली होती है, पेट्रोलियम जेली की परत लगाकर हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। तो पेट्रोलियम जेली की जो मोटाई होती है वो 0.005 माइक्रोन के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि द्वारा अच्छी क्वालिटी की एलॉय स्टील का उत्पादन किया जाता है। तो वाई विच मेथड इज एलॉय स्टील ऑफ गुड क्वालिटी प्रोड्यूस। ऑप्शन है इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस, ओपन हार्ट प्रोसेस, बेसिमल प्रोसेस या फिर एलडी प्रोसेस। तो इलेक्ट्रिकल आर्क प्रोसेस जो होती है अच्छी क्वालिटी की स्टील का उत्पादन करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, जब असमान पिचों वाली थ्रेड को काटा जाता है, असमान पिच का मतलब होता है यानी कि एक जॉब पे हम लोग दूसरी पिच काट रहे हैं, तो दूसरे जॉब पे अलग पिच काट रहे हैं, तीसरे जॉब पे अलग पिच काट रहे हैं, तो यहाँ पे असमान पिच की बात की जा रही है। प्रत्येक जॉब में अलग अलग पिच की जब हम लोग चूड़ी काटेंगे तो थ्रेड की कैचिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक समय लेती है। तो अधिक समय लेने के लिए देखिए, थ्रेड चेंजिंग डायल का प्रयोग किया जाता है। थ्रेड काटने के लिए जल्दी से जल्दी कैचिंग के लिए थ्रेड चेंजिंग डायल का प्रयोग करते हैं। मशीन को यदि हम लोग उल्टा चलाते हैं तो मशीन के उल्टा चलाने में भी ये हमारी जल्दी से कैचिंग कर लेती है। कार पकड़ने के साधन और लीड स्क्रू पर निशान लगाना, कार पकड़ने के साधन और लीड स्क्रू पर निशान लगाना, ये भी हमारी क्या होती है, एक तरह से ज़्यादा समय नहीं ले पाती है। तो कार पकड़ने के साधन और लीड स्क्रू पर अगर हम लोग बार बार अगर निशान लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय लेगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर निकल कर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जिस कंपोनेंट पर परत चढ़ानी होती है उसे किस ध्रुव से जोड़ा जाता है। धनात्मक ध्रुव, ऋणात्मक ध्रुव, न्यूट्रल या फिर निम्नलिखित में से कोई नहीं। चलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की ओर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में मैंने आपको जानकारी दी हुई है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी पार्ट की सतह को जंग से बचाने के लिए
इलेक्ट्रिकली प्लेट करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। यानी कि जो हमारा ये पार्ट होता है, जैसे कि हमारी स्टील रूल होता है, स्टील रूल की जो सरफेस होती है उसको जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं। किस विधि से चढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से चढ़ाते हैं। तो यह प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इसमें पार्ट को लो वोल्टेज हाई करंट डीसी सप्लाई के नेगेटिव पोल यानी कि कैथोड से जोड़ा जाता है, जबकि जो इलेक्ट्रोड होता है उसे हम लोग किससे जोड़ते हैं, पॉजिटिव पोल से जोड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड में जिस कंपोनेंट पे परत चढ़ानी होती है उसे ऋणात्मक ध्रुव से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनित ऊष्मा को न्यूनतम रखते हुए पेशाई करने के लिए पहिए में निम्नलिखित आबंध का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित आबंध का मतलब होता है यहाँ पे बॉन्ड से मतलब है। तो जिस बॉन्ड का प्रयोग हम लोग जनित ऊष्मा को न्यूनतम रखने के लिए करते हैं, वहां हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकेट बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, धातुएं जिनमें लोहे के कण नहीं पाए जाते उन्हें क्या बोलते हैं, जिनमें लोहे के कण नहीं पाए जाएंगे उनको हम लोग नॉन फेरस मेटल ही बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण टेप टूटने के लिए जिम्मेदार नहीं है। टेप टूटने के लिए जिम्मेदार नहीं है की बात की जा रही है। तो टेप पर अगर कोर्स थ्रेड होती है तो ये हमारा किसी भी प्रकार से टेप टूटने के लिए जिम्मेदार नहीं होता। भाई कोर्स थ्रेड है तो कोर्स चूड़ी बनाएगा, कोर्स चूड़ी बनाने से थोड़ा टेप टूटेगा आपका। तो टेप पर कोर्स चूड़ियां होना किसी भी प्रकार से टेप टूटने के लिए जिम्मेदार नहीं है। जबकि टेप पर यदि हम लोग टेपिंग करते समय अधिक डाउनवर्ड प्रेशर लगाते हैं तो ये टेप टूटने का कारण होता है। कटिंग ऑयल का प्रयोग यदि नहीं करेंगे तो ये भी टेप टूटने का कारण है। और टेपिंग होल यदि छोटा होता है, जरूरत से ज़्यादा, तो ये भी आपका टेप टूटने का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, नेगेटिव रेक एंगल से कटिंग टूल का कटिंग गेज होता है। तो जब आप नेगेटिव रेक एंगल प्रयोग करते हो तो नेगेटिव रेक एंगल से कटिंग टूल का जो कटिंग गेज हो जाता है वो क्या हो जाता है, काफी मजबूत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रायस्क्वायर की परिशुद्धता होती है। तो ट्रायस्क्वायर की जो परिशुद्धता होती है, कई बार मैंने आपको बता चुका है, 0.002 mm प्रति 10 mm ट्रायस्क्वायर की परिशुद्धता होती है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो ये हमारा पेपर का सॉल्यूशन था। अगर आपको पेपर का सॉल्यूशन काफी अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाले और भी जो वीडियोस हैं और भी जो एग्जाम के बारे में आपको जानकारी वो आपको बहुत सबसे पहले सबसे जल्दी उपलब्ध हो सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करना ना भूलें।